नमस्कार साथियों। रेडी बेटा। नमस्कार साथियों। आज फिर से आप सबसे चर्चा करने का मौका मिला। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। पीछे जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग पे हमने बात किया था कि लैपटॉप हो, मोबाइल हो, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अगर इस उपकरण में कोई वायरस आ जाता है तो उस वायरस का असर ये होता है कि ये लैपटॉप या मोबाइल, इसकी गतिशीलता कम हो जाती है। और जब हम इसमें एंटीवायरस डालते हैं तो उस एंटीवायरस पे डालने के बाद फिर से इसकी गतिशीलता वापस आ जाती है। ऐसे ही हमारे विचारों को कब वायरस लग जाता है और उस वायरस का असर क्या होता है वो हमें पता नहीं चलता, और उसका एंटीवायरस क्या है, कैसे उस विचारों को वापस पुनर्जीवित किया जाता है, कैसे उसमें गतिशीलता आती है और वायरस से क्या-क्या खतरे हैं, कैसे हम ऑफलाइन का फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, कैसे हम ऑफलाइन जब हमें फ़ोन करता है तो हम बहाने बनाते हैं, कैसे हम अपनी पत्नी को फ़ोन दे देते हैं कि बता दो अभी यहाँ नहीं है, कैसे किसी और को बता दिया जाता है कि चार्ज पे लगा हुआ है, चार्ज पे लगाकर मोबाइल छोड़ गए हैं। ये सारी बातें और इन सब चीज़ों का इलाज क्या है, इस पर चर्चा हुई। हमें उम्मीद है कि पीछे जो विचार और जिन बातों पर चर्चा हुई उसे आपने देखा भी होगा और वापस उस वीडियो को सुना भी होगा, उससे बहुत कुछ आप सबको मिलेगा भी। लेकिन आज की जो चर्चा है वो चर्चा है कि हम सब अमीर बनना चाहते हैं। अमीर बनना हम सब की शुरुआत से ही इच्छा है और उसके कुछ शॉर्टकट तरीके आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आप देखें कि वो हमारे जीवन में कितने प्रभावकारी हैं और क्या उससे हमें कुछ लाभ मिल सकता है। और धीरे-धीरे इस चर्चे को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आपसे आज बहुत सारी बातचीत हमारी होगी। तो मैं पुनः स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज का जो विषय है उस विषय पे आधारित ये सारी बातें हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। स्टार्ट किया जाए। अमीर बनने के 9 तरीके हमारे पास हैं। आइए देखते हैं वो समस्त तरीके क्या हैं। क्या उसमें हमारी कोई पात्रता है? और यदि पात्रता है तो फिर शायद हमें कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। पहला है अमीर माता-पिता के यहाँ पैदा हो जाएँ। अधिकांश लोग जो आज इस चर्चा में शामिल हैं, वो सारे के सारे पैदा हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे पास ये रास्ता है नहीं कि हम इनके यहाँ पैदा हो सकें। इसका मतलब ये है कि ये रास्ता हमारे लिए बंद हो चुका है। दूसरा रास्ता है कि अमीर माता-पिता या अमीर परिवार हमें गोद ले ले। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम लोग इससे अछूते रह गए होंगे और ये प्रक्रिया भी हमारे लिए बंद हो चुकी होगी। ऐसा कोई अमीर परिवार नहीं मिला जो हम सबको गोद ले सके। आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता कुछ ऐसा है जहाँ पर चांसेज़ हैं कि अमीर ससुराल में घर जवाई बन जाएँ। अब जिनकी शादी हो चुकी है उनके पास तो ये रास्ता खत्म हो चुका है, जिनकी नहीं हुई है वो कोशिश कर सकते हैं। अमीर बनने के लिए कोई अमीर ससुराल ढूँढ लें और वहाँ पर घर जवाई बन जाएँ। ये बहुत आसान सा रास्ता है और उन लोगों के लिए तो रास्ता बंद हो चुका है जिनकी शादी हो चुकी है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, ये एक बहुत बड़ी बात है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन अब ये है कि बचपन खो चुका है, जवानी बीत चुकी है या जवान हैं हम, तो शिक्षा की जो पद्धति है अगर उससे हम पीछे रह गए हैं तो शायद वापस उसे लेना बड़ा मुश्किल होगा। तो बहुत सारे लोगों के पास ये रास्ते हैं और कुछ लोगों के लिए शायद ये रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई गलत कार्य करके। आजकल ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग बहुत उल्टा-सीधा काम कर रहे हैं और उल्टा-सीधा काम करने के बाद बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं।
लेकिन हमें उम्मीद है कि इस तरीके से हम आप कोई भी काम नहीं करना चाहेंगे कि गलत तरीके का कार्य किया जाए और उसके गलत रास्ते हों, गलत नतीजे हों। इस नाते मेरा तो ये मानना है कि ये रास्ता हम सभी को, किसी को भी सूट नहीं करेगा। इसलिए इस तरह से अमीर बनने का कोई विचार ना मुझ में है, ना आप सब में रहना चाहिए। तो इस रास्ते को भी हम माने कि बंद हो चुका है। बहुत बड़ी लॉटरी निकल जाए। लॉटरी एक ऐसी चीज है जो किसी की भी निकल सकती है, और बड़ी लॉटरी निकल जाए उससे भी अमीर बना जा सकता है। लेकिन अब ये किसके किसके भाग्य में है और कौन इसका मालिक बन सकता है, इसका कोई चुनाव नहीं है। इस नाते अगर इस तरह से अमीर बनने के रास्ते हम चुनते हैं तो इसको ये माना जा सकता है कि शायद ये हम सब के लिए ना हो। इसके अतिरिक्त आते हैं बड़ा व्यापार करके। बड़ा व्यापार करके बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं सुबह उठता हूं, पेस्ट करता हूं, तो इसको किसने बनाया? किसी व्यापारी ने। जब मैं सुबह उठता हूं, मैं चाय पीता हूं, इसको किसने बनाया? किसी व्यापारी ने। मैं शीशा देखता हूं, इसको किसने बनाया? किसी व्यापारी ने। मैं गिलास में पानी पीता हूं, गिलास किसने बनाया? किसी व्यापारी ने। अगर हम चेक करें सुबह से शाम तक, अगर हम कपड़ा पहनते हैं तो किसने बनाया? किसी व्यापारी ने। शर्ट पहनते हैं तो किसने बनाया? किसी व्यापारी ने। शर्ट में लगा बटन किसने बनाया? तो किसी व्यापारी ने। उस बटन के लिए सुई धागा किसी ने बनाया? तो किसी व्यापारी ने। इसका मतलब है कि अगर हम जीवन को चेक करें तो यदि अपने जीवन से हम व्यापार को अलग कर दें, यानी मेरा ये शरीर है इसे व्यापार से अलग कर दें कि भाई व्यापार की कोई चीज हमारे पास नहीं होगी, तो हमें ऐसा लगता है कि हम आदिमानव नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि व्यापार ही एक ऐसा संसाधन है जिससे बहुत बड़ा बना जा सकता है। और इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो उद्यमी हैं, और वही सारे लोग बड़े लोगों के श्रेणी में आते। तो व्यापार एक बहुत बड़ा माध्यम है, और व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार करने के क्या तरीके हैं, उस पर भी आगे चर्चा होगा। हुनर, ऐसा हुनर जिसकी दुनिया को जरूरत हो। अब हमारे पास ऐसी कोई हुनर हो जो पेटेंट हो जाए, हम रहें दुनिया में ना रहें, उसका लोग यूज करते रहें और वो पैसा हमें और हमारी पीढ़ियों को मिलता रहे। ये भी एक तरीका है अमीर बनने का। कौशल्य, कौशल्य को विकसित करके, ये एक ऐसा विषय है जो बहुत ही कहते हैं कि इतना ज्यादा बेशकीमती है। अगर इसको हम समझ गए तो हम जंगल में भी रहें तो भी अमीर बन सकते हैं, घर में रहें तो भी अमीर बन सकते हैं, पहाड़ों में रहें तो भी अमीर बन सकते हैं, कहीं भी रहें। कौशल विकसित करके, यानी अपनी काबिलियत को इतना बढ़ा लिया जाए कि पैसा हमारे पीछे पीछे आए। वो कैसे, कैसे काबिलियत बढ़ती है, कैसे कौशल्य विकसित किया जाता है और कैसे इस काबिलियत का पैसा हमें मिलता है, इसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं, आप सब भी इसको देखें और समझें कि किस तरह की जिंदगी दुनिया में जीते हैं लोग। मतलब ये जो दुनिया बनी हुई है, इस दुनिया में कैसी जिंदगी जीते हैं लोग, उसका क्या वर्गीकरण है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। जिंदगी जीने का सामाजिक वर्गीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण। पहला है राजभोग, सुख भोग, आरामदायक जिंदगी, जरूरतमंद जिंदगी, सामान्य जिंदगी का अस्तित्व, गरीबी की जिंदगी, लोगों पर निर्भर जिंदगी, भिक्षा पे आधारित। आइए इस पर देखते हैं। राजभोग सुख भोग जिंदगी, आप कितना खर्च करते हैं और कितना कैसे खर्च करते हैं, आप कितना कमाते हैं और कैसे कमाते हैं। अब ये हमारे ही आपके बीच में दुनिया में ऐसे कुछ नाम हैं जो अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बिटिया की शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च किया। बारात में नाचने के लिए शाहरुख खान को 10 करोड़ रुपए देते हैं। ये अमीर लोग अपनी बिटिया की शादी में पैसा खर्च नहीं करते। मेरा तो ये मानना है कि पैसे को उड़ाते हैं, पैसा उड़ाते हैं। ये भी एक जिंदगी है।
ऐसे मुकेश अंबानी जी का घर देख लीजिए, 8,000 करोड़ रुपए का घर बना है। और इस 8,000 करोड़ के साथ साथ ईशा अंबानी की शादी हुई, न जाने कितने पैसे उड़ाए गए। ऐसे लोगों के पास जो इस तरह की जिंदगी जीते हैं, इन लोगों के पास खुद का अपना समुद्री यान होता है, अपना द्वीप होता है, अपना जहाज होता है, अपना राजमहल होता है। इनको आने वाली पीढ़ियां, इनकी जो पीढ़ियां होती हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी काम नहीं करना पड़ता। ये इतना ज्यादा अमीरी में जीते हैं। दुनिया में ऐसे लोग लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम, रतन टाटा, अजीज प्रेमजी, बिल ग्रेट्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे ऐसे लोग किसी भी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कंपनी का शेयर नहीं खरीदते, बल्कि कंपनी का अधिग्रहण कर लेते हैं। ये कंपनी को ही खरीद लेते हैं, इतनी ताकत है इनके पास। दूसरी जिंदगी जो है आरामदायक जिंदगी, इनकी कमाई निरंतर होती है। इनके पास एक मकान से अधिक मकान होते हैं, इनके पास एक गाड़ी से अधिक गाड़ियां होती हैं। घूमने के लिए 5 स्टार होटल और परिवार की सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी होती हैं। इनके परिवार को इस जन्म में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। इनके खर्च की तुलना में आमदनी, अगर ये खर्च 50,000 करते हैं तो आमदनी 10 लाख से 1 करोड़ तक है। उदाहरण के लिए इसमें जो लोग शामिल हैं वो क्रिकेटर हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, गायक हैं, गायिका हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो इस उदाहरण में शामिल हैं और ऐसी जिंदगी जीते हैं, वो सब हमारे बीच के ही हैं। और उन्होंने अपनी जिंदगी में ये स्थिति प्राप्त की। इनके खर्चे की तुलना में 50,000 रुपए यदि खर्चा करते हैं तो आमदनी 5 से 10 करोड़ रुपए की हो सकती है। तीसरी प्रकार की जिंदगी सुरक्षित जिंदगी, अधिकांश जरूरतों का इंतजाम हो चुका है। ये सुरक्षित जिंदगी है, अधिकांश जरूरतों का इंतजाम हो चुका है। अपना मकान, अपनी गाड़ी, घूमने जाने के लिए समय और पैसा, 50,000 खर्च करने की तुलना में 1 लाख से 5 लाख तक की आमदनी। एक जिंदगी ये भी है जिसे सुरक्षित जिंदगी कहा जाता है। समान अस्तित्व और जिंदगी, मध्यवर्गीय परिवार, अधिकतर जरूरतों का इंतजाम नहीं हुआ। देखिए, ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी के बारे में समझते हैं, जिसे हम मध्यवर्गीय परिवार कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? गाड़ी है तो लोन पर है, मकान है तो लोन पर है, घूमने जाने के लिए समय और पैसा पर्याप्त नहीं है। 50,000 खर्च की तुलना में इनकम 50,000 से 60,000 हो सकती है। बचत लगभग ना के बराबर है। ऐसे लोग छोटे व्यापारी, नौकरी पेशा और अन्य प्रकार के लोग। ये कौन से लोग हैं? ये मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं। आप देखो, हमेशा इनकी जिंदगी में ये सारी परेशानियां बनी रहती हैं। जो कुछ है उस पर भी कभी भी संकट का बादल छा सकता है। यानी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाए, कहते हैं कि कोई ऐसी बीमारी आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी काम को कुछ समय तक ना कर सकें। तो फिर दिक्कत क्या आती है? वो दिक्कत ये आती है कि कॉमन मैन के घर की नीलामी होने की ओर हो जाती है, गाड़ी की नीलामी होने की ओर हो जाती है, बच्चों के भविष्य की नीलामी हो जाती है। यानी जो बच्चों का भविष्य, जिस तरीके की शिक्षा, जिस तरीके की जिंदगी उनको जीने के लिए हम ले जाते हैं, और उन सब पर ग्रहण लग जाता है। आज का जो दौर है, इस दौर में ये उदाहरण बहुत ही पर्याप्त है, क्योंकि 18 करोड़ लोगों की नौकरी इस समय संकट में है और जा चुकी है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी अगर 40,000 थी तो उनको आधी सैलरी आ रही है। अब अगर आधी सैलरी आ रही है तो बच्चों की फीस का संकट है, गाड़ी के लोन का संकट है, मकान के लोन का संकट है। ये सब उनके जीवन में आ चुका है, और हम ज्यादातर लोग इसी जिंदगी को जी रहे हैं। और इस जिंदगी को जीते हुए अपनी जिंदगी को किस ओर ले जाना चाहते हैं, इस पर भी आगे चर्चा होगी। एक जिंदगी है गरीबी निर्भरता की जिंदगी। इनके पास जिंदगी का कोई इंतजाम नहीं। अब अगर जिंदगी का कोई इंतजाम नहीं है तो ये किराए के मकान में रहते हैं, पुराना स्कूटर, पुरानी मोटरसाइकिल चलाते हैं। ज्यादातर काम जिंदगी दैनिक कार्य पर निर्भर होता है। बच्चों के लिए कोई भविष्य की योजना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। और खर्च अगर 500 रुपए है
आमदनी 300 रुपए, हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। एक जिंदगी हमारे आपके बीच ऐसी भी है, निर्भरता की जिंदगी, भिक्षा की जिंदगी। ये एक ऐसी जिंदगी है, भगवान करे ये जिंदगी किसी को प्राप्त ना हो। और ये जिंदगी कैसी होती है, इनके पास ना अपना कोई घर होता है, ना अपना कोई रोजगार होता है, सोने के लिए फुटपाथ, खाने के लिए भिक्षा। एक जिंदगी हमारे आपके बीच ऐसी भी है। अब हम सबको ये तय करना है कि हमारे सबसे पहले हमको चेक करना है कि हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास कौन सी जिंदगी है और हमारा लक्ष्य क्या है। हम उसको तय कैसे करेंगे, हम कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, हम कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, ये हमें तय करना होगा। और यदि हम इसे तय करते हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, जितने बड़े सपने हैं उतनी बड़ी परेशानी और उतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। अगर आपके बड़े सपने हैं और बड़े सपने हैं और बड़ी परेशानी आएगी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बड़े सपने हैं और बड़ी परेशानी आएगी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी जितने बड़े आपके सपने होंगे उतनी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। एक गेट कीपर, उसके पास गेट खोलने और बंद करने का काम है। छोटी सी परेशानी है, आय 8,000 रुपए महीना। ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके काम में बहुत टेंशन नहीं है, छोटा सा काम है, छोटी सी इनकम है, लेकिन परेशानी भी कम है। क्यों? क्योंकि इनकम कोई खास है नहीं और कोई खास है नहीं तो उसके लिए एक छोटी सी कीमत मिलती है। अगर कोई परेशानी सहनी पड़ती तो बहुत छोटी सी होती है। लेकिन ऐसे लोगों का की जिंदगी क्या होती है, खर्च ज्यादा, इनकम कम, जिंदगी मशीन और सपने हसीन। इस तरह की जिंदगी है। अब मैं दो दोस्तों की कहानी की बात करने जा रहा हूं। ये दो दोस्तों की कहानी का मतलब ये है कि कामयाबी के लिए हमें कैसे रास्ते तय करने पड़ते हैं। मान लीजिए एक रास्ता 6 किलोमीटर का है, समय 1.5 घंटे का है। दूसरा रास्ता भी 6 किलोमीटर का है लेकिन समय 7.5 घंटे का। ये कामयाबी का सफर है। हम किस तरीके से उस रास्ते पर चलते हैं, क्या हमारी स्पीड होती है कामयाबी का। और उस कामयाबी की स्पीड के लिए अब आप इसको भी देखें कि कामयाबी की स्पीड क्या है। मैंने पीछे भी बात बताई थी कि भाई अगर यहां दिल्ली से हमें लखनऊ आना है या लखनऊ से हमें दिल्ली जाना है या दिल्ली से हमें पटना जाना है, हमारे पास रास्ते हैं। हम बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं, हम साइकिल से भी जा सकते हैं, हम मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन से भी जा सकते हैं, जहाज से भी जा सकते हैं। समय कम लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, ये हमारे पास संसाधन है। अब हमें चुनना है कि किस साधन से हम अपना सफर तय करते हैं। ऐसे अपनी कामयाबी के सफर का किस संसाधन से हम अपनी कामयाबी का सफर तय करते हैं, ये हमें चुनना होगा। तकलीफों से हम हार जाते हैं पर चुनौती से हम नहीं हारते। मेरा इस कहने का तात्पर्य है कि जब तकलीफ, हर चीज के लिए हम देखते हैं परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है, तो ये परेशानी हमारे विचार में इस तरीके से आता है कि हमें हरा देता है। लेकिन इसे हम चुनौती की तरह लें, चैलेंज की तरह लें। जैसे हम आपको चुनौती देते हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं। जिस समय इन शब्दों का वाक्य हमारे विचार में जाता है उस समय परेशानी जो है चैलेंज बन जाती है और जीतने का रास्ता बन जाता है। उदाहरण के लिए अरुणिमा सिन्हा को देखिए, 110 ट्रेनें उनके अगल बगल से गुजरती हैं। जब वो ट्रेन से गिर जाती है उनका पैर कट जाता है। अब उनके सपने जो है वो पूरे के पूरे इस उम्मीद पर कायम थे कि उनको फतेह करना है हिमालय की चोटियां, लेकिन पैर नहीं है। ये परेशानी था, लेकिन उन्हें चैलेंज के रूप में लिया इस परेशानी को। और जब चैलेंज के रूप में लिया तो उस कटे हुए पैर से भी उन्होंने बड़ी बड़ी चोटियों को फतेह किया। सबसे पहले हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए, मंजिल तय होनी चाहिए, हमें किस मंजिल पर जाना है और फिर उसके लिए हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अगर हम तय कर लें कि भाई हम कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, मध्यवर्गीय परिवार की जिंदगी जीना चाहते हैं
स्टारडम की जिंदगी जीना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। उस पर जाया कैसे जा सकता है, उसके लिए हमें रास्ते बनाने पड़ते हैं, लेकिन जब लक्ष्य क्लियर होता है तभी रास्ता बनता है। हम कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारा परिवार, हम कौन सी जिंदगी देना चाहते हैं अपने परिवार को, ये पहले हमें तय करना होगा। जिस दिन हम ये तय कर लेते हैं, रास्ते बनने लगते हैं और मंजिल मिल जाती है। लोगों की तकलीफ का समाधान बन जाओ, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। देखिए, देखने में ये शब्द बहुत ही अच्छे, लेकिन ये क्या है, तकलीफ का समाधान बन जाओ। आज कोई भी हम व्यापार करते हैं, मान लीजिए मेरी दुकान किराने की है और बगल में भी किराने की दुकान है, तो मेरा कंपटीशन उससे होता है। हम उसके ग्राहक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो मेरे ग्राहक का तोड़ने की कोशिश करती है। हम मिलते हैं एक दूसरे से हंसते हुए, लेकिन अंतः मन में प्रार्थना करते हैं कि इसकी दुकान कम चले, मेरी दुकान ज्यादा चले। यानी कि हम लोगों को हराकर अपने को जीतना चाहते हैं। ये अगर आप देखें तो चारों तरफ विद्यमान है। हम जब किसी को हराते हैं तो अपनी जीत तय कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आप लोगों को जिताते हैं, तब आपकी जीत तय होती है। और जब ये काम आपके जीवन में आता है तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा न जाने कितने घरों में रोजगार जाता है, न जाने कितने घरों की स्थितियां बदलती हैं, न जाने कितने लोगों के घरों में उन्नति जाती है। इस नाते मेरा ये मानना है, मेरा ये निजी मत है कि यदि इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपना जीवन बनाता है, अपना साधन बनाता है, तो उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। क्योंकि यही एक ऐसा विज्ञान है, यही एक ऐसा तरीका है जहां हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को जिताते हैं और लोगों की जीत की वजह से हम जीतते हैं। इस नाते ये जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। जिंदगी में हर लक्ष्य को चुनौती की तरह लें, परेशानी को चुनौती में बदल दें। जब भी आपके पास कोई चीज आती है, कोई परेशानी आती है, तो उस शब्द को परिवर्तित कर दीजिए। उस शब्द को लीजिए चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में लीजिए। और जब आप उसे चुनौती के रूप में लेंगे तो परेशानी दूर हो जाएगी। चुनौती आते ही लक्ष्य की तरफ बढ़ने की आंतरिक ताकत आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि बहुत शुरू से शब्द बना हुआ है कि मैं आपको चैलेंज देता हूं कि इस गली से दोबारा आपको गुजरने नहीं दूंगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं। ये जो शब्द हैं, इनमें बड़ी ताकत है और इन शब्दों की वजह से न जाने कितने बड़े से बड़े कठिन कार्य किए जा सकते हैं। किंतु जब हम उसे चुनौती के रूप में लेते हैं, जब उसे हम चैलेंज के रूप में लेते हैं, तो रास्ते जो है वो मुश्किल से मुश्किल आसान होने लगते हैं। देखिए, व्यक्ति का स्वभाव क्या है? व्यक्ति का स्वभाव है, अपनी पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन चाहता है। पति चाहता है कि मेरी पत्नी का व्यवहार परिवर्तित हो जाए, पत्नी अपने पति के व्यवहार में परिवर्तन चाहती है, माता पिता के व्यवहार में परिवर्तन, माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, बच्चा टीचर के व्यवहार में परिवर्तन चाहता है, टीचर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, बॉस कर्मचारी के व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, कर्मचारी बॉस के व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं। दुनिया सब में परिवर्तन चाहती है और सफलता खुद में परिवर्तन चाहती है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, खुद में परिवर्तन ले आइए। जिस दिन आप खुद में परिवर्तन लाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, उस दिन सफलता की सीढ़ी आप चढ़ना शुरू कर देंगे। शब्दों का जादुई असर, आइए इसे देखते हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत गहन और इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि हमारी जिंदगी की पूरी, कहते हैं ये जो सफलता का जो पूरा का पूरा मार्ग है, जिसे हम कौशल्य कहते हैं, जिसे कहते हैं काबिलियत, वो सब इस पर निर्भर है। इसका सफलता से बहुत गहरा संबंध है और हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि शब्दों का क्या असर है कामयाबी का। शब्दों में इतनी ताकत है जिससे आप खुद की और किसी और की जिंदगी बना सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि जिससे आप खुद की
और किसी और की जिंदगी बना सकते हैं एवं खुद की और किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एवं खुद की और किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। शब्दों की ताकत है। शब्दों में इतनी ताकत है, आप किसी और के दुख को मिटा सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है, आप किसी और के दुख को मिटा सकते हैं एवं शब्दों की ही ताकत है कि किसी और की खुशी को छीन सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है, आप किसी और के दुख को मिटा सकते हैं। शब्दों में ही इतना ताकत है कि आप किसी और की खुशी को छीन सकते हैं। शब्द आपके रिश्तों को तोड़ सकते हैं। शब्द आपके रिश्तों को तोड़ सकते हैं और टूटे हुए रिश्ते को जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपके रिश्तों को तोड़ सकते हैं और टूटे हुए रिश्ते को जोड़ भी सकते हैं। ये शब्द की ताकत है। शब्द आपको दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता दिलाने की शक्ति रखता है। शब्द आपको दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता दिलाने की शक्ति रखता है और शब्द ही आपका सब कुछ बर्बाद करने की शक्ति भी रखता है और शब्द ही आपका सब कुछ बर्बाद करने की शक्ति भी रखता है। शब्द केवल एक इंसान को नहीं, शब्द केवल एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। शब्द केवल एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। शब्द ही इंसान को और पूरे परिवार का निर्माण भी कर सकता है। शब्द ही इंसान और पूरे परिवार का निर्माण भी कर सकता है। ये शब्द की ताकत है। आप कह सकते हैं कि शब्दों में जादू होता है। आप कह सकते हैं कि शब्दों में जादू होता है। शब्दों में कमाल का जादू होता है। ऐसा जादू जो रोते हुए को हंसा सकता है। ऐसा जादू जो रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। ये शब्द की ताकत है। शब्दों का जादू जिससे हर इंसान आपकी ओर खिंचा चलाएगा। शब्दों का जादू जिससे हर इंसान आपकी ओर खिंचा चलाएगा। जो इंसान शब्दों का जादू सीख जाए, जो इंसान शब्दों का जादू सीख जाए, दुनिया में उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं। दुनिया में उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं। शब्दों का जादू सीख जाए, उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं। आपकी बातचीत पर, आपकी बातचीत, आपका बोलना वास्तव में एक कला है। आपकी बातचीत, आपका बोलना वास्तव में एक कला है। इस कला के अतिरिक्त और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। इस कला के अतिरिक्त और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। बस आप बोलने की कला सीख गए। बस आप बोलने की कला सीख गए। समझो हर सफलता, हर कामयाबी और हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते। समझो हर सफलता, हर कामयाबी और हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये शब्दों की ताकत है। इसलिए प्रस्तुतिकरण एक विज्ञान है। इस पूरे के पूरी इंडस्ट्री की ताकत, इस इंडस्ट्री में सफल होने की जो ताकत है, उस सफलता के लिए प्रस्तुतिकरण, मेरा यह मानना है, एक साइंस है, एक विज्ञान है।
और इसका ज्ञान जिसके पास है, दुनिया का ध्यान भी उसी की ओर है। प्रस्तुतिकरण, शब्दों के आधार पर एक प्रस्तुतिकरण मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और इसमें ये कैसे निखरता है इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बल्लेबाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक बल्लेबाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको मैदान चाहिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। आप बताओ, एक बल्लेबाज है, हम जानते हैं, लेकिन हमने उसका कभी खेल नहीं देखा, उसने कभी अभ्यास नहीं किया, तो क्या उसकी बल्लेबाजी, क्या उसकी प्रतिभा किसी के सामने आ सकती है? इसीलिए अभ्यास उसकी प्रतिभा को निखारता है। एक डायरेक्ट सेलर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यानी इस इंडस्ट्री में हम अगर डायरेक्ट सेलर के रूप में काम कर रहे हैं, हमें कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो, उस अच्छाई को निखारने के लिए हमें मीटिंग चाहिए, हमें मीटिंग चाहिए, और उसका कौशल दिन प्रतिदिन निखर सके। यदि डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री में आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको निरंतर मीटिंग का अभ्यास करना पड़ेगा, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कौशल्य में दिन प्रतिदिन निखर जाएगा, दिन प्रतिदिन निखार आ जाएगा। एक ऐसा ही जादुई प्रस्तुतिकरण उदाहरण के लिए प्रस्तुत है। मीटिंग फिक्स करने में इन शब्दों का बहुत प्रभावशाली असर है। अगर हम किसी से मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण, और उसके आगे जिन बातों पे हम आएंगे वो आपको लगातार इससे जुड़े रहेगा। जैसे हम किसी से कहते हैं कि भाई साहब मुझे 10 मिनट देने में आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। भैया अगर आप हमें 10 मिनट देंगे तो आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसमें 80% लोगों का जवाब आएगा नहीं। इसका पहला फायदा और दूसरा फायदा, इसका पहला फायदा आपका है। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब हम किसी से अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई 10 मिनट देने में आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। उत्तर आता है नहीं। हम आगे भी बात को बढ़ा सकते हैं। इसका पहला फायदा आपका, दूसरा फायदा हमारा भी होगा। हमारा फायदा ये होगा, हमें आपके साथ बैठने का मौका मिलेगा और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अभी हमने क्या किया, अपनी कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैच की। फिर हम यहाँ पे बताते हैं आपका फायदा यह होगा कि सेकेंड इनकम जनरेट करने का जो भी अनुभव हमारे पास है, हर एक व्यक्ति को सेकेंड इनकम चाहिए, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा वाला हो, चाहे रिश्ते वाला हो। जो जिन कामों को कर रहा है उसके अतिरिक्त आय के संसाधन चाहिए। और आपका फायदा ये होगा कि सेकंड इनकम जनरेट करने का जो भी अनुभव हमारे पास है उससे आपका नॉलेज अपडेट हो जाएगा, यानी आपको एक नई जानकारी मिल जाएगी। कल की सुबह या परसों की शाम ठीक रहेगा। हमने अपॉइंटमेंट ले लिया कि कल की सुबह या परसों की शाम ठीक रहेगा। मैं पूछ रहा हूं, जवाब आ जाता है, और उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती। इन 4-5 शब्दों से ही अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है। इस तरह से प्रस्तुतिकरण के जादुई शब्दों का संग्रहालय आपके पास है। इस तरह से प्रस्तुतिकरण के जादुई शब्दों का संग्रहालय आपके पास है। पिछली समस्त वीडियो इसी पे आधारित है। मेरे दोस्तों, पीछे जितनी भी बात हुई है उनमें एक एक शब्द का क्या महत्व है, वो कैसे आपके एक दूसरे से रिश्ते जोड़ते हैं, और उन रिश्तों के आधार पे आपकी प्रस्तुतिकरण कितना ताकतवर हो जाती है। उन प्रस्तुतिकरण के आधार पर आपको कितना इससे फायदा होता है, इसका आपके पास बहुत सारी वीडियो इस समय आपके पास है। और ये वीडियो जब तक आप 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार सुनेंगे नहीं,
तब तक आप शब्दों के जादूगर बन नहीं सकते। शब्दों के जादूगर बनने के लिए सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना होगा। ध्यान से सुनने के साथ साथ उसे अभ्यास में लाना होगा, और जब उसे अभ्यास में लाने में आप सफल हो जाएंगे तो आप शब्दों के जादूगर हो जाएंगे। आपका प्रस्तुतिकरण आपको इतना बड़ा फायदा देने वाला है, इतना बड़ा फायदा देने वाला है, जो आपकी सफलता के पैमाने को न जाने किस ओर ले जा सकता है, कितने बड़े शिखर की ओर ले जा सकता है। जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें, आइए इस पर चर्चा करें। अभी तक हमने जितनी बातें की, उन बातों से हमने ये तय किया कि हमारी प्रस्तुतिकरण हमारी ताकत है। लेकिन अब हम ये भी जाने कि यदि जिन 6 प्रकार के जीवन के बारे में चर्चा की गई, उनमें से हमें कोई जीवन प्राप्त करना है, तो उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन से मार्ग हैं, कौन से रास्ते हैं। 2 रास्ते हैं। हम जो जीवन जीते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, यानी हमारी जीविका को चलाने के लिए हमारे पास जो संसाधन हैं, उसमें एक नौकरी है और एक व्यापार। नौकरी मतलब सीमित आय, सीमित आय के लिए हम नौकरी करते हैं, और अगर हमें असीमित आय करना है तो उसके लिए हमें व्यापार करना होगा। अब अगर हमें व्यापार करना है तो व्यापार की परिभाषा क्या है, आइए समझते हैं व्यापार की परिभाषा क्या है, और उससे हम समझ सकेंगे कि हमें व्यापार करने में कितनी प्रकार की आसानी हो सकती है और कितनी प्रकार की परेशानी हो सकती है। व्यापार के लिए सबसे पहले हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। अब थोड़ी पूंजी है तो थोड़ा रिस्क है, बड़ी पूंजी है तो बड़ा रिस्क है। क्योंकि जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार कैसे शुरू होता है, इसको भी समझते हैं। अब जैसे हमने मान लिए कि हम किसी कस्बे में हैं, वहां पर हमने एक दुकान खोली। मान लो हम कपड़े की दुकान खोलते हैं, तो वहां पर कई कपड़े की दुकान है। अब जो लोग पुराने दुकानदार हैं, उनकी सबसे पहली कोशिश होती है कि नए दुकान को कैसे खत्म किया जाए। अब जब नए दुकान को खत्म करना है तो उस दुकान को खत्म करने की योजनाएं बनाई जाती है। आपके पास पूंजी कम है, अगले के पास पूंजी ज्यादा है, आपके पास ग्राहक जाता है, अगले के पास ग्राहक जाता है, वहां उधार पाता है, आपके पास ग्राहक जाएगा, उसकी भी उधार की अपेक्षा होगी, आपने उसको उधार दे दिया, रेट का कंपटीशन है। इस तरीके से आपकी एक पूंजी धीरे धीरे उधार में चली जाती है और उधार की अदायगी नहीं हो पाती। दूसरी पूंजी अगर होगी नहीं तो व्यापार खत्म हो जाएगा, और दूसरी पूंजी के लिए फिर हमें अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है। उस पूंजी को हम कहीं ना कहीं से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद जब हम अपना व्यापार करना शुरू करते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा भी आ जाता है, और व्यापार की जो स्थिति है, उस स्थिति में हमको ये भी नहीं पता कि व्यापार कितना चलेगा और कितना फायदा हमें देगा। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से यदि व्यापार करते हैं तो क्या रिस्क है, इसको समझते हैं, और रिस्क कितने प्रकार के होते हैं इसको समझते हैं। हमारे हिसाब से रिस्क 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा रिस्क जो आप आसानी से ले सकें, यानी एक ऐसा रिस्क, देखिए रिस्क, व्यापार मतलब रिस्क कितने मात्रा में है, कितनी बड़ा है, कितना छोटा है। अगर हम इसको समझ जाएं तो हमें रिस्क की परिभाषा समझ में आ जाएगी। जिसको लेने में आपको कोई प्रभाव, मतलब मान लो आपने कोई रिस्क लिया लेकिन आपके जीवन पर कोई असर नहीं डालता, आपका जीवन जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, उसमें जो खर्चे हैं उसी तरीके से हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई असर उस पर नहीं पड़ रहा है, ऐसा रिस्क जिसको लेने में आप सक्षम न हो। मतलब आपके पास जो भी कुछ है उसको लेने में आप सक्षम ना हो, यानी कि मान लो आपके पास 1,00,000 2 लाख रुपए है, लेकिन आप व्यापार 10 20 25 लाख रुपए का शुरू करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास सक्षमता नहीं है। हम अगर 100 रुपए का रिस्क लेते हैं, इसका मतलब हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। रिस्क किसे कहते हैं इसे समझिए। मान लीजिए हम कोई व्यापार करते हैं
और उसके लिए नौकरी छोड़ते हैं या नौकरी के साथ व्यापार करते हैं। अगर कोई व्यापार शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो पूंजी हमारे पास है वो सारी की सारी पूंजी लगती है। पूंजी अभाव में हमें बैंक से भी लोन लेना पड़ता है और उसको लेने के बाद हम व्यापार शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं है जिसको व्यापार करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे की आवश्यकता ना हो। जितना बड़ा व्यापार करते जाते हैं उतना बड़ा पैसा आपका लगता जाता है। जितना बड़ा व्यापार होता जाएगा उतना बड़ा पैसा लगता जाएगा, यानी उसके लिए आपका रिस्क लगातार बढ़ता जाता है। रिस्क लगातार आपको छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लेना पड़ता है। आइए देखते हैं यह कैसे बड़ा रिस्क है। जैसे मान लो आपने नौकरी के साथ व्यापार किया या नौकरी छोड़ दी उसके साथ व्यापार किया, तो स्वयं के पास जो पैसा है वो भी लगा दिया, बैंक से लोन भी ले लिया, ऑफिस बनाया, फर्नीचर लगाया, कर्मचारी लगाया। ये सब व्यापार की शुरुआत की स्थिति है। अब इससे क्या आएगा अभी पता नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर हम इसको शुरू करते हैं तो इसमें क्या रिस्क है। इसको करने के लिए नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। व्यापार शुरू करने के लिए 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए से शुरू किया जा सकता है। यानी बहुत छोटे रिस्क में इस व्यापार को हम शुरू कर लेते हैं। अब जब हम पैसा लगाते हैं तो उसकी वापसी कब होगी। देखिए सबसे अहम बात क्या है कि जो पैसा हम लगा रहे हैं, जैसे मान लो हमने कोई व्यापार शुरू किया, 2-4 लाख रुपए लगा दिया, अब उसकी वापसी कब होगी ये हमें पता नहीं। यानी वो रिस्क तब तक बना रहेगा जब तक हमें पैसा वापस नहीं हो जाता, या निश्चित नहीं रहता कि ये रिस्क कब तक बना रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं है कि कब उसका पैसा वापस होगा। जो भी पैसा लगाया है उसकी वापसी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में हो सकती है, या होगी या नहीं होगी ये हमें पता नहीं है। इसका मतलब लगाया गया पैसा बराबर रिस्क। पैसा लगाया और उसी समय लगाए गए पैसे के एवज में प्रोडक्ट की प्राप्ति कर ली, रिस्क बराबर 0। आपने जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी कि जेएमवीडी आप शुरू करते हो, जो भी पैसा आप देते हो उतने का आप सामान ले लेते हो। पैसा दिया और सामान लिया यानी हिसाब बराबर, रिस्क 0, लगा पैसा बराबर प्रोडक्ट। आपने जो पैसा लगाया उसके बदले में आपने प्रोडक्ट ले लिया, यहां पर आपका कोई रिस्क नहीं है। और अब इससे बात आती है इसका रिटर्न क्या हो सकता है। तो रिस्क है 0 और रिटर्न है असीमित। कितना पैसा कमाया जा सकता है ये असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं। इसको करने की विधि जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, पैसे की रिटर्न दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। खोने के लिए कुछ नहीं है, सीखना पड़ता है। सीखते जाते हैं, करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, करते जाते हैं। रिस्क 0 है, कोई लोन नहीं लिया है और असीमित आय मिल सकती है, इस बात की संभावना पूरी तरीके से है। अब बात आती है कि जब इतना आसान व्यापार है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना बिना रिस्क, जब कुछ लगता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो इसमें सफलता का रेशियो क्या होगा या कम क्यों है, इसको भी समझते हैं। देखिए इसको शुरू करना बड़ा आसान, मतलब इतना आसान है कि बड़े आराम से शुरू हो जाता है। 2000, 5000, 4000 से शुरू हो जाता है। लेकिन सफलता का रेशियो कम क्यों है, हम सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? वो है रिजेक्शन का, वो है नो का। रिजेक्शन, नो।
नो से हम घबरा जाते हैं। हम किसी के पास गए, उसने बोला नो, हम दो के पास गए नो, तीसरे के पास गए नो, चौथे के पास गए नो। अब लगता है कि हम इस काम को कर ही नहीं सकते, ये काम ही हमारे लिए बना ही नहीं है, और इसीलिए लोग इसमें आते भी हैं और वापस चले भी जाते हैं, क्योंकि नो शब्द का, रिजेक्शन शब्द का उनके दैनिक विचारधारा पे प्रभाव पड़ने लगता है, और इसी विचारधारा पे प्रभाव पड़ने के कारण उनके अंदर एक भय आ जाता है, डर समा जाता है, और उस डर की वजह से वो, इस रिजेक्शन की वजह से इतनी छोटे से, कहते हैं कि इतनी छोटी सी रिस्क जो लेते हैं, जिसमें रिस्क जीरो है और जिसमें असीमित आय के संभावनाएं जुड़ी हुई है, उसको करने में वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए रिजेक्शन पर पीछे कितनी महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास है, और उस रिजेक्शन को जीतेंगे कैसे, 1000 मीटिंग करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, हर 100 मीटिंग के बाद आपकी तैयारी क्या होगी, कितना आप मजबूत बनते चले जाएंगे, इसके विवरण है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीछे दी गई वीडियो को आपको बार बार सुनना पड़ेगा, और जिस दिन आप रिजेक्शन से जीत जाओगे, जिस दिन इस नो को कैसे हैंडल करना सीख जाओगे, उस समय ये असीमित इनकम का संसाधन बन जाएगा। नो रिस्क मोर गेन की ओर आगे बढ़ जाओ। इसलिए मैं कहता हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं कि जितनी भी वीडियो बनाई गई है उनको 8-8, 10-10 बार जब आप सुनेंगे, डायरी पेन के साथ सुनेंगे, तो आप रिजेक्शन जैसे शब्द आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। और ये एक ऐसा व्यापार है जहां रिस्क है ही नहीं, खोने को कुछ नहीं है, आगे बढ़ने के संसाधन, आगे बढ़ने के रास्ते हैं, तो करना कोई मुश्किल नहीं है। कर क्यों नहीं पाते? केवल एक चैलेंज, नो, केवल एक चैलेंज, रिजेक्शन। इस रिजेक्शन की वजह से अच्छे लोग, जिनको उनकी प्रतिभा का बहुत बड़ी कीमत मिलना चाहिए, बहुत बड़ा मूल्य मिलना चाहिए, वो आके नौकरी में लग जाते हैं, वो आके सीमित आय में लग जाते हैं, वो कर्जे में जीने लगते हैं, लेकिन इस नो को सीख नहीं पाते। इसीलिए मैंने कहा, प्रस्तुतिकरण एक कला है, एक विज्ञान है, और इस कला विज्ञान को यदि सीख जाइए तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, आपकी काबिलियत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर अभी 1% भी काम नहीं हुआ है। इस पर भी हमने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है पीछे की वीडियो में। और जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि उसका स्कोप क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है। हम अगर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो देखते हैं इंजीनियरिंग का भविष्य क्या है, डॉक्टरी का भविष्य क्या है, वकालत का भविष्य क्या है, इस नौकरी का भविष्य क्या है, भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या है। और भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य, आज जब यहां पर 1% भी काम नहीं हुआ और दुनिया में 40% लोग इस पर काम करते हैं, इसका मतलब कि भारत में 40% ग्रोथ की संभावना है। और 40% ग्रोथ की संभावना है तो इसका मतलब अमीरी आपका इंतजार कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि अमीरी आपका इंतजार कर रही है। यदि इस काम को करते हैं तो असीमित पैसा कमाया जा सकता है, असीमित दायरा बन सकता है, स्टारडम की जिंदगी मिल सकती है। आप समझिए इस बात को कि जब आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जब आप स्टेज पर जाते हैं, हजारों लोग आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, ये इसकी ताकत है। लोगों की जिंदगी में बदलाव आ चुकी होती है, लोग आपको अपना आइडियल पर्सन मानते हैं। स्टारडम जैसी जिंदगी हो जाती है, स्टारडम जैसी जिंदगी कि जो कुछ आप कमा रहे हैं वो बढ़ते हुए रेशियो में आपके बाद आपके बच्चे, और आपके बच्चे के बाद उसके बच्चे, उसके बच्चे, यानी आप एक ऐसा काम करके जाते हैं कि जब तक ये धरती रहती है आपका नाम भी जीवित रहता है। यही एक संसाधन है जिससे ये कमाया जा सकता है, यही एक संसाधन है जिसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, और यही एक संसाधन है जिसमें हम अपने जीवन को तीसरी कैटेगरी पे ला सकते हैं। स्टारडम जैसी जिंदगी हम जी सकते हैं। एक स्टारडम की जिंदगी का
हमें मौका मिलता है। बस काम क्या करना है? काम केवल हमें संगठन का निर्माण करना है, संगठन का निर्माण। नेटवर्क मतलब जाल, जाल पर काम करना है। जितना बड़ा जाल होगा उतनी बड़ी इनकम। मेरे दोस्तों, आज मैं यहीं पर अपनी मीटिंग को समाप्त करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस बात पर गौर करेंगे, शब्दों के जादू पर गौर करेंगे, प्रस्तुतिकरण पर गौर करेंगे और पीछे जितने भी प्रकार की वीडियो बनाई गई हैं जिनमें शब्दों का महत्व है और उन शब्दों के प्रस्तुतिकरण का जो जादू है, कैसे कैसे एक एक शब्द का महत्व है, जितना आप इसे सीखेंगे उतनी बड़ी कामयाबी की ओर आप बढ़ने लगेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। भविष्य में फिर एक नए विषय पर चर्चा